हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का रीनीट अच्छा गया होगा। पेपर तो थोड़ा डिफिकल्ट आया था। फिजिक्स में आपके 15 क्वेश्चन ऐसे मैंने देखे जो कि इजी कैटेगरी में थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन उसमें 18 क्वेश्चन लमसम ऐसे थे जो कि आपके मॉडरेट कैटेगरी में थे, है ना। और बाकी के रिमेनिंग आपके डिफिकल्ट थे। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि पेपर इजी आया था, पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया था। और उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि जैसा पेपर आया था नीट में उस हिसाब से पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। और जब भी पेपर लीक हुआ है 24 में भी ऐसा हुआ था, तो ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन ये होप फॉर द बेस्ट कि जिसने भी बायो अच्छे से करी, बायो इजी आई हुई थी। केमिस्ट्री थोड़ी ट्रिकी थी लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट नहीं थी। फिजिक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी कंपेयर टू जैसा अभी हम लोग लास्ट पैटर्न देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इसके पहले नीट जब हुआ था उसके बाद से हम लोग ने बैच स्टार्ट करी थी फॉर टारगेट बैच, जो कि नीट के लिए थी 2027 के लिए। बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक दिया था बिकॉज आपका ये नीट का पेपर कैंसिल हो गया था। अभी हम वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग ने फिजिकल वर्ल्ड स्टार्ट कर लिया था, बेसिक मैथमेटिक्स पूरा रैप कर लिया था, खत्म कर लिया था। और अभी फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग ने लेक्चर नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 4। और लास्ट लेक्चर तक मैंने आप लोगों को डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा दिया था। अब देखिए, एक टू द पॉइंट बात करना चाहता हूं। जैसे कि अगर आपने नीट पेपर दिया है और आपको आइडिया लग चुका है कि पेपर के बाद रिजल्ट कैसा आने वाला है, ठीक है। कट ऑफ कम जाने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो है 500 नंबर कट ऑफ चला जाएगा। हाँ, 540 ऐसे ही 560 इसके ऊपर ही जाएगा, जो लास्ट राउंड तक इनको सीट अलॉट हो सकती है। बस इससे नीचे नहीं जाने वाला कट ऑफ। और अब आपको पता चल चुका है कि अब मेरा होगा या नहीं होगा, ठीक है। और अगर सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करके कोई भी कॉलेज लें तो अलग बात है, लेकिन अगर एमबीबीएस वाले जितने कैंडिडेट हैं उनको आइडिया लग गया है, तो मैं ये कहूंगा कि बिना किसी देरी के आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो आज हम लोग यही कंटिन्यू करेंगे और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे ऐप पे जुड़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को, और ये सारी बातें हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर। लास्ट क्लास में मैंने डायमेंशनल एनालिसिस आप लोगों को अच्छे से सिखा दिया था, है ना। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, थोड़ा सा एक बार क्विकली देख लेते हैं कि ये जो आपका डायमेंशनल एनालिसिस के क्या क्या एप्लीकेशन है, जो मैंने आप लोगों को बार बार सिखाया भी हुआ है। जैसे कि पहला काम क्या होता है, इसमें मैंने आपको 3 रूल्स करके पढ़ाए थे, है ना। तो पहला रूल क्या था भाई, किसी भी इक्वेशन का जो करेक्टनेस है वो चेक करना हो तो हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट उसमें आगे चल के हमने पता क्या करा कि भैया कोई भी ऐसा इक्वेशन या रिलेशन है जिसमें आपका एडिशन आ रहा है, तो यहां पर हम लोग इसको चेक नहीं कर पाएंगे। बिकॉज जो भी हम लोग डायमेंशनल करेक्टनेस की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें एक तो सिंपल है कि अगर हमारे पास इक्वेशन दिया गया है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा मैक्सिमम कर सकते हैं। तो वी कैन चेक डायमेंशनल एनालिसिस। और हम चेक कैसे करते थे, हम लोग कहते थे x का जो डायमेंशन होगा वही सर ut का डायमेंशन होगा, वही सर AT स्क्वायर का डायमेंशन, हाफ AT स्क्वायर का डायमेंशन होगा। तो ये इक्वेशन सही है। लेकिन एक चीज बताऊं आपको, अगर किसी ने कह दिया, किसी ने आपको इस तरीके से कह दिया कि x इज इक्वल टू ut प्लस AT स्क्वायर है, और आपने यही सेम होमोजेनिटी प्रिंसिपल इस्तेमाल कर लिया, तो आप कहोगे सर अभी भी आंसर सेम आ रहा है, दोनों अभी भी सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम आ रहा है, लेकिन क्या इक्वेशन सही है? आप फिर से सोच लो। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है जूनियर क्लास से, है ना, जूनियर क्लास से 9वीं कक्षा से पढ़ रहे हैं सर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। तो उसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो होता है x इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो डायमेंशन एनालिसिस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपको होमोजेनिटी प्रिंसिपल तो सिखा दिया मैंने, और आप कह सकते हो सर जितने भी टर्म है LHS और RHS सबका डायमेंशन अगर सेम आएगा तो फिर हम कह देंगे कि यहां पर क्या है, ये इक्वेशन सही है। लेकिन अगर मैं 1/2 की बात करूं तो 1/2 एक कांस्टेंट होता है, और एक कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता क्योंकि उसकी यूनिट भी नहीं होगी। यूनिट नहीं तो डायमेंशन भी नहीं, यानी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। तो यानी कि आप डायमेंशन एनालिसिस से हर टर्म का एक्यूरेटली आप इक्वेशन को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो किसी ने अगर आपसे कह दिया इसका डायमेंशन बताइए, चेक करके डायमेंशन बताइए कि ये इक्वेशन सही है, या फिर आप ये बताइए, आपको अगर इस तरीके से लिख दिया तो आप दोनों में आंसर यस बोल दोगे, जबकि ये इनकरेक्ट फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है? तो डायमेंशन एनालिसिस हर जगह काम नहीं करता, इसीलिए हम उसका लिमिटेड एप्लीकेशन यूज करते हैं।
अब डायमेंशनल एनालिसिस इसीलिए कहते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस से आप कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते, लेकिन आप ऐसे रिलेशंस बना सकते हो जिसमें जो भी आपका फॉर्मूला है उसमें आप कांस्टेंट की वैल्यू तो नहीं निकाल पाओगे, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले रिलेशंस आप बना सकते हो, लेकिन कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले रिलेशंस आप नहीं बना सकते। यानी कोई ऐसा फॉर्मूला हो F इज इक्वल टू एम इंटू ए, है ना, तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा फॉर्मूला हो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो उसमें डायमेंशनल एनालिसिस इक्वेशन नहीं बना सकता, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि हम लोग ने पेंडुलम का टाइम पीरियड वाला एक मैंने डिस्कशन करा था, लेकिन आपको उस दिन भी मैंने दिखाया था कि मैं कह रहा था, उस दिन भी यही कह रहा था कि ये करना तो ठीक है, यहां तक तो डायमेंशनल एनालिसिस बिल्कुल हेल्प करेगी, इसीलिए कहते हैं रिलेशन निकाल सकता है। रिलेशन का मतलब कि टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट टाइम्स ऑफ लेंथ के, और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो बात ठीक है, लेकिन इक्वल टू लगाने के लिए हमको एक कांस्टेंट यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, जो कि कभी भी डायमेंशनल एनालिसिस में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि डायमेंशन ही नहीं है आप किसी कांस्टेंट का, तो उसको हम कहां से डिफाइन कर दे। तो हमने वहां पे k लिखा था, लेकिन क्या मैं k की वैल्यू बता पाया? नहीं बता पाया, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कैन नॉट बी फाउंड, हम किसी कांस्टेंट को डिफाइन नहीं कर सकते। एप्लीकेबल ओनली इफ अ रिलेशन इज ऑफ, देखो यही बात मैं अभी कर रहा था और यहां पर आपको लिखी हुई मिल गई, है ना। मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि ऐसे ही रिलेशन के बारे में ये बात कर सकता है जिसमें या तो प्रोडक्ट हो या तो डिवीजन हो, है ना, रेशियो या फिर प्रोडक्ट की बात ये कर सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो फेल्स इन द केस ऑफ, यही मैं कह रहा था ना कि ऐसा कोई भी केस डिफाइन नहीं कर सकता जहां पर क्या हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल या पावर के फॉर्म में है। यानी अगर ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें आप, जैसे मैंने एक फॉर्मूला दिया वी स्क्वायर के फॉर्म में टर्म आ गया, तो हम उसको नहीं रिलेशन में निकाल सकते। समझ में आ रहा है? तो यहां पर पावर के फॉर्म में अगर कोई चीज है तो वो चीज हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें एक चीज है कि अगर हम लोग कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है पावर में तो वो हम जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल वाली बात समझो, लॉगरिथम समझो, ट्रिग्नोमेट्रिक समझो, क्योंकि ना लॉगरिथम का डायमेंशन, ना ट्रिग्नोमेट्रिक डायमेंशन, ना एक्सपोनेंशियल और ना सब्ट्रैक्शन एडिशन में हम लोग कांस्टेंट को डिफाइन कर पाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस खत्म हो गया। आज का जो मेन टॉपिक है जिस पर हमें फोकस करना है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर और आपका ध्यान से देखिएगा, राउंडिंग ऑफ दोनों एक नहीं होते हैं। बड़ा मिथ है कि सर राउंडिंग ऑफ जो होता है वही सिग्निफिकेंट फिगर होता है, तो ऐसी बात नहीं है। इसको समझिए, मैंने सारी डिफिनेशंस आपके लिए रखी हैं, ये पढ़ना भी है, याद भी करना है। सिग्निफिकेंट फिगर का काम होता है इज मीजर, ऐसी मेजर्ड वैल्यू किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो डिनोट करती है कितने डिजिट्स हैं। तो याद रखना कि किसी भी मेजरमेंट को ज्यादा कॉन्फिडेंटली हम एक्सेप्ट तब करते हैं जब उसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू उसमें डिटेल्ड, आपका उसमें एक्यूरेसी हो। जैसे कि अगर मैंने बोला कि ये जो आपका स्क्रीन है ये आपका 6 फीट की चौड़ाई का है, ठीक, लेकिन किसी और बच्चे ने क्या किया, यहां से स्केल लिया, अच्छे से मेजरिंग टेप लिया, मेजरिंग टेप से मेजर किया, उसने बोल दिया सर ये 6.2 फीट का है। तो ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर किस में है? 6.2 में, है ना। और ज्यादा कॉन्फिडेंट आप किस पर रहोगे? जो 6.2 वाली वैल्यू पर ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो ऑब्जर्वेशन की एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं। मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट में नंबर ऑफ डिजिट्स बहुत मैटर करते हैं in which we have confidence. Larger the number of significant figure obtained in a measurement, greater is the accuracy. मैंने अभी यही एग्जांपल जो क्रिएट किया आपके सामने, और मैंने क्लियरली ये मेंशन किया कि जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, जैसे मैंने 6 फीट बोला तो 6 में 1 हो गया और 6.2 में कितना हो गया? 2 हो गया। तो हायर द सिग्निफिकेंट फिगर एक्यूरेट द मेजरमेंट विल बी। समझ में आ रहा है? तो कह रहे हैं जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ज्यादा आपका एक्यूरेसी मेजरमेंट की होगी। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, इसका उल्टा भी
जो है ट्रू है। तो देखिए काउंटिंग कैसे, तो कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे ही नहीं कि कोई भी तरीके से हम कोई भी मेजरमेंट को उसका सिग्निफिकेंस बता देंगे। कुछ रूल्स होते हैं उनको हमें फॉलो करना है। देयर आर 5 रूल्स, इन 5 रूल्स के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। जिसमें पहला रूल क्या है, जो आपके नॉन जीरो डिजिट हैं वो आपके सिग्निफिकेंट जो है हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, यानी कि हम जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं कहेंगे, पहला ही सवाल दिमाग में आ गया। तो अगर किसी भी मेजरमेंट में आपके वैल्यू जीरो आ रही है तो क्या हम उसको सिग्निफिकेंट नहीं कहेंगे? तो मैं कहूंगा बेटा दिस इज कंडीशनल, इसमें ना कंडीशनल यस और नो है। मैं यस भी नहीं बोल सकता, मैं नो भी नहीं बोल सकता, मैं बोल रहा हूं ये कंडीशन के बेसिस पर डिसाइड होगा। तो अभी के लिए पहले रूल को पढ़ने के बाद आई कैन इजिली से कि अभी सिर्फ नॉन जीरो नंबर्स को हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। जैसे से रूल नंबर 5 तक पहुंचेंगे हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स, बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप मुझे काउंट करके बताएंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। टेल मी, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बताइए? 42.3। नॉन जीरो नंबर कितने हैं बताइए? 3 है ना, तो 3 हुआ ना, इसका आंसर क्या आ गया? तो पहला सिग्निफिकेंट क्या आ गया? 3। दूसरे वाले का बताइए 243.4, कितने नॉन जीरो नंबर हैं? 4 है ना, तो आंसर क्या आ गया? 4। थर्ड वाला बताइए 24.123। तो याद रखना है रूल नंबर 1 में सिर्फ ये देखना है कि जो भी डिजिट्स हैं वो नॉन जीरो है या जीरो है, ठीक है। तो नाउ टेल मी इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट बताइए? 5 है ना, तो आंसर इज वेरी सिंपल, दैट इज 5। तो इस तरीके से आपने देखा कि रूल नंबर 1 को कैसे अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 2 पर आते हैं, कह रहे हैं कि ऐसा जो भी जीरो है वो सिग्निफिकेंट, तभी ने बोला था ना जीरो को कंडीशनल है, कब लेना है कब नहीं लेना है वो देखिए। तो ऑल जीरोस बिकम सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट। कह रहे हैं कोई भी जीरो को काउंट तब करना है जब उसकी जो प्लेसमेंट है वो कहां पाया जाए, वो कुछ इस तरीके से दो नॉन जीरो संख्याओं के बीच में आ जाए, ठीक है। तो जब दो नॉन जीरो के बीच में आ गया, जैसे मैंने 2 एग्जांपल बना दिए, तो ये पहले एग्जांपल देखिए 2 और 8 के, 208 एंड 208 में, तो इसमें काउंट करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, रूल कहता है कि दो नॉन जीरो के बीच में अगर आ गए तो काउंट करना पड़ेगा। दूसरा कहता है 20.8, तो इसमें कंफ्यूजन होता है, डेसिमल आ गया तो काउंट करूं कि ना करूं? करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है 20.8, दोनों में सिग्निफिकेंट कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। यहां पे कुछ और एग्जांपल्स हैं, यहां देखिए 5.03, तो 5 और 3 के बीच में आ गया ना, तो वी हैव टू काउंट, हमें काउंट करना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए 5.604, तो यहां पर 6 और 4 के बीच में आ गया ना, तो काउंट करेंगे। तो आंसर्स अगर बताने होंगे तो इसका क्या आ जाएगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां कितना आएगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां देखिए 4, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है, 4 पॉइंट। अब क्या हुआ ना, 2 नॉन जीरो के चक्कर में ऐसे दिमाग में हो गया कि तुरंत होना चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। 4.004 इसमें भी काउंट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद अ नॉन जीरो नंबर, ये भी ध्यान रखिए। अगर ऐसा होता 4.00 तो उसके लिए दूसरा रूल है, वो हम डिफाइन करेंगे। तो इसमें कितना हो गया? 4 हो गया। तो यानी कि आपको समझना पड़ेगा कि अभी के लिए दो नॉन जीरो के बीच में हमें देखना है, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट करता है जीरो तो उसको हम काउंट करेंगे। तो ये देखो यहां पे मैंने कह दिया जीरो को काउंट करेंगे, यस, ठीक। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि जीरो एक कंडीशनल चीज है। अब देखो रूल नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा कि लीडिंग जीरो और द जीरोज जो प्लेस्ड हो टू द लेफ्ट, लेफ्ट राइट समझ लीजिए। जब भी हम कहते हैं ना लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो टीचर के लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं कहते, वो हमेशा आपके पर्सपेक्टिव से बात होती है। ये पूरी फिजिक्स में याद रखना। तो जैसे कि मैं आप ऐसे ही बैठे हो, तो आपका राइट साइड ये हुआ और लेफ्ट साइड ये हुआ, तो आपको याद रखना है कि नोट्स में कहीं पर भी अगर लेफ्ट लिखा है तो वो आपका लेफ्ट है, ठीक है। तो लीडिंग जीरोज और द जीरोज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, पहला नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट। यानी अगर मैं ऐसे लिख दिया 0.0001000, ठीक है, फिर 0.1, तो पहला नॉन जीरो कहां आ गया? 1।
इसके लेफ्ट साइड में ये चारों जीरो इनसिग्निफिकेंट हो गए, लेकिन यहां से ये तीनों जीरो आपके सिग्निफिकेंट हो गए। समझ में आ रहा है? तो ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा रूल्स के हिसाब से चलेंगे। रूल नंबर 1 कहता है नॉन जीरो, तो दो तो गिन लिए मैंने, 1 और 1, है ना। उसका रूल नंबर 2 कहता है कि भैया दो नॉन जीरो के बीच में, 1 और 1 के बीच में, ये भी काउंट कर लिया। फिर रूल नंबर 3 कहता है कि भैया जो पहला नॉन जीरो है उसके लेफ्ट साइड के जीरोस अगर हैं तो उनको काउंट नहीं करोगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन गया, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। नाउ अगेन टेल मी कि यहां पर ये तीनों एग्जाम्पल में आपने कुछ सीखा। 0.543 जीरो का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 0.04, तो फर्स्ट जो नॉन जीरो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? इसमें सिर्फ 2 ही होंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में जीरो था। तो फिर से मैंने कहा था ना कि जीरो कंडीशनल है, तो इस वाले की एग्जांपल्स में जीरो काउंट करना है? नहीं, आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सर पहला नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में जीरोस आपके हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से देखिए, तो यहां पर आंसर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पर आंसर है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और यहां पर आंसर है 1 सिग्निफिकेंट फिगर, बिकॉज 0.000 जो आपके 006 आ रहा है, और ये 6 जो पहला नॉन जीरो है उसके लेफ्ट साइड में सारे जीरोस लाई करते हैं, इसलिए उनको काउंट। तो आपने 3 रूल सीख लिए। अब चौथे रूल पर आते हैं। तुमने नोटिस करा कि पहला वाला नॉन जीरो के लिए एक ही रूल था, बाकी सारे जीरोस के लिए ही चल रहे हैं, ठीक। तो ये देखिए, जीरोस प्लेस टू द राइट ऑफ द, कोई ऐसा जीरो जो राइट साइड में हो, नंबर आफ्टर डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। तो कह रहे हैं कि पहली बात तो नॉन जीरो के राइट साइड में डेसिमल प्लेसेस में अगर है तो हमें उन जीरोस को काउंट करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर 4.330, तो ये देखो 3 के राइट साइड में है और डेसिमल में है, तो इसको हमें काउंट करना पड़ेगा। 343 पॉइंट के लगा दिया, अगर ऐसे 34300 करते तो अलग केस बन जाता। पॉइंट लगा, डेसिमल लगा दिया ना, इसलिए इसको काउंट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या आंसर आएगा? इसमें आएगा 6 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें आंसर आएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो आपको सीखना पड़ेगा कि कब काउंट करना है, कब काउंट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला देखिए, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट वाला देखिए, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पार्ट गिव्स द नंबर ऑफ, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर। एक्सपोनेंट का मतलब नहीं बेटा, ये चलो नहीं फैन चला दो, ये जो रेड वहां, यस ठीक है, जाओ, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पार्ट, ध्यान से, एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब होता है जैसे लिखा गया है 2 × 10⁵, 2 × 10⁻⁵, है ना, 7 × 10⁻+4, है ना, 1.45678 × 10⁻⁻27। तो ये 10 की पावर है ना, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसके पहले जो भी नंबर लिखा गया है उसको ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो आपका दिया गया है दैट इज 1.32 × 10⁻⁻2, है ना। तो 1.32 × 10⁻⁻2 में 1.32 को हम देखेंगे, और तीनों नॉन जीरो है तो आसान हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 1.321 × 10⁻3, तो इसका भी आंसर क्या आ गया, 1.321 इज अ नॉन जीरो नंबर्स, तो ये भी सिग्निफिकेंट क्या हो गया इसका, 4। तो आपने सीखा कि ये 5 रूल्स में किस तरीके से हम जीरोस को काउंट कब करेंगे, जीरोस को काउंट कब नहीं करेंगे, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोग जो नॉन जीरो है उनको हमें काउंट करना ही करना है ना। ये सारे केसेस आपको सीखने को मिले, इनको नोट कर लें। फिर इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। चलिए अब ना इसको और बेटर तरीके से समझते हैं। अभी समझ में आ जाएगा कि ये पांचों रूल समझ में आए कि नहीं आए, है ना। न्यूमेरिकल करेंगे अपन। तो पहले यहाँ पे कुछ चीजें देख लीजिए कि यहाँ नंबर है, यहाँ सिग्निफिकेंट लिखा गया है। रैपिड फायर में देखेंगे, रूल्स आपको देखना। पहला रूल नंबर 1 लग रहा है,
लिखिए इसको, रूल 1 से ही हो गया ये। कितना आ गया? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? नॉन जीरो थे सारे के सारे। इसमें कौन सा रूल लग रहा है? 3 या 4? 4 लग रहा है ना इसमें, राइट साइड वाला रूल लग रहा है, तो राइट साइड रूल नंबर 4। जब तक ये नहीं करेंगे ना, आंसर निकाल लेना वो अलग चीज है, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपको सारे रूल्स टिप्स पे होने चाहिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा? रूल नंबर 4, जिसमें राइट साइड में जो भी होंगे उनको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ बताइए ट्रेलिंग वाला जो आपका है ना, डेसिमल के पास, रूल नंबर 3 में था, देख लीजिए ना, रूल नंबर 3 में पढ़ाया है मैंने। नहीं, 3 में होगा ना, ये रूल नंबर 4 है। राइट साइड वाला कौन सा था? हाँ, ये इसी में दोनों है, इसी में दोनों है, डेसिमल और इसमें दोनों है ना, ये भी रूल नंबर 4 में आ रहा है। दिस इज रूल नंबर 4 बेटा। अरे एक ही रूल में दोनों चीज लिख दी है ना, तो ये काउंट करना पड़ेगा इसमें। ये भी रूल नंबर, देखिए ये सारे एग्जाम्पल ऐसे हो गए। अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा, देखता हूं किसके पास कितना आईक्यू है। ये कौन सा है भाई? दो नॉन जीरो के बीच में अगर आ जाएगा, रूल नंबर 2 था ये। देखिए रूल नंबर, देखिए रूल नंबर 2, ठीक है, ये रूल नंबर 2 हो गया। ठीक है बेटा, ये क्या है बताइए, इसका आंसर क्या होगा? क्या ये 1 होगा या नहीं होगा? राइट साइड वाले को तो काउंट भी करते हैं कभी कभी, तो इसका सोल्यूशन क्या है? ऑलवेज राइट, जो भी तुम्हारे इस तरीके क्वेश्चन, अभी इसी पे क्वेश्चन देने वाला था मैं, जो भी नंबर है ना राइट साइड वाले में कंफ्यूजन होता है, काउंट करना है कि नहीं करना है, डेसिमल वाले में करते हैं, इसमें नहीं करते हैं, इसका तरीका क्या है? ऑलवेज राइट देम इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, क्योंकि एक्सपोनेंट सिखाया था ना, 1.2 इन 10 पावर कुछ भी हो सकती है, तो 100 था तो मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 10 की पावर 2। अब देखो कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, क्योंकि रूल नंबर 5 बड़ा क्लियरली सिखाता है। ये रूल नंबर 5 से ये वाले क्वेश्चंस करोगे तो हमेशा कॉन्फिडेंट फील करोगे। रूल नंबर 5 क्या सिखाता है हमें? रूल नंबर 5 सेज कि कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म हमको काउंट नहीं करना है ना, तो यहां पर 1 इंटू 10 पावर 2, तो 1 को काउंट करेंगे, है ना, तो ये हो गया रूल नंबर 5। यहां क्या है भाई? ये राइट साइड में नहीं करेंगे काउंट, बाकी तो सिंपल है ना, दिस इज रूल नंबर, ठीक है। अगेन ये रूल नंबर समझ में आ गया? तो अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा आप इसको, इसमें हर चीज मिलेगी आपको, 0 2 0 4 5 9.000001, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन 204590000, और यहां पर भी एक 0। बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे दोनों में? बताइए रूल्स के हिसाब से बताओ, पहले वाले में बताओ कितने होंगे? क्या जीरोस को काउंट करेंगे? सारे जीरोस काउंट होंगे या कुछ काउंट होंगे, कुछ नहीं काउंट होंगे? कुछ काउंट होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे? पहला जीरो काउंट होगा? पहला जीरो काउंट होगा? आप बताओ। पहला नहीं काउंट होगा ना, तुम्हारा तो काउंट हो रहा था। अच्छा, अभी पहले तो ऐसे कर रही थी आप, चलिए कोई बात नहीं। तो ये रूल्स अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से, तो राइट साइड में इतने क्वेश्चंस करे हम लोग ने, राइट साइड में कोई भी नॉन जीरो नंबर के पहले का जीरो जो है वो नहीं काउंट होता, तो ये काउंट नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद सॉरी लेफ्ट साइड का है ना, लेफ्ट साइड का, सॉरी लेफ्ट साइड का, और राइट साइड में आपका दो नॉन जीरो के बीच में है तो ये काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। ये देखो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में तो सारे काउंट होंगे। अब तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, तो ये हो गया तुम्हारा 10 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना होगा? इसमें कौन कौन से, क्या ये लेफ्ट साइड वाले काउंट होगा? क्या फर्स्ट वाला काउंट होगा? नहीं, है ना, ये नहीं होगा। राइट साइड वाला काउंट होगा क्या? आखिरी में जो ट्रेलिंग है, तो ट्रेलिंग जीरोस काउंट नहीं होंगे। इसका तरीका क्या है? सही तरीका क्या है? इसको लिखेंगे हम लोग वापस से 2420459, और कितने हैं ये? इंटू 10 पावर 5। ये तरीका सबसे परफेक्ट है, तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। तो जब आपने ऐसे कर लिया तो आपको बस इतना काउंट करना है, तो कितना आ गया? 5 सिग्निफिकेंट। इसका आंसर क्या आ गया? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आ गया? तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन था। ऊपर इसी से हमने एक को बनाया, उसमें 10 थे, इसमें 5, तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक, सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट जो है, दैट इज आवर राउंडिंग ऑफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है? राउंडिंग ऑफ पढ़ना है हमें। अभी क्वेश्चंस आपसे कराते हैं।
पहले इफ द डिजिट ऑफ टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, राउंडिंग ऑफ क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। जैसे कोई भी नंबर ऐसे लिखा है 2.543219445 ऐसे लिखा हुआ है, इतना बड़ा नंबर है। अब उसको हमें क्या करना है, छोटा करना है ना, ताकि कैलकुलेशंस आपके सिंपल हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमें कितने डेसिमल प्लेस तक चाहिए। मान लीजिए हमें सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके जस्ट नेक्स्ट वाले नंबर को हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करते टाइम हम उसकी वैल्यूज पे ध्यान देते हैं, उसके बेसिस पे ही रूल्स बनते हैं कि कैसे हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ क्या है, अगर डिजिट जिसको हमें ड्रॉप करना है उसकी वैल्यू 5 से छोटी है, तो 3 इज लेस देन 5 और नॉट, 3 इज लेस देन 5 ना, हाँ ठीक है। देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। प्रीसीडिंग का मतलब होता है उसके पहले वाली डिजिट। तो पहले वाली डिजिट क्या होगी, 3 के पहले क्या आएगा, 4 आएगा ना। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो हम उसके पहले वाले नंबर को अनचेंज्ड छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब तुम्हें एक चीज सिखाता हूं मैं। अगर किसी बच्चे को लगे नहीं सर आपने गलत किया, आपने सीधे 3 को उड़ा दिया, इसका आंसर आएगा इतना ही 2.54 है ना। किसी बच्चे को लगे सर रूल नंबर 1 से ही जरा मैं पूरा सॉल्व करना चाहता हूं और मैं लास्ट वाले नंबर से स्टार्ट करूंगा, तो मुझे ये बताइए अगर मैं यहाँ 4 से करूं तो 4 इज लेस देन 5, तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से ये डिलीट कर देंगे और रह जाएगा क्या, 9, ठीक। अब अगर मैं 9 को करूं तो 9 के लिए एक रूल पढ़ना पड़ेगा, अगर डिजिट जिसको ड्रॉप करना है उसकी वैल्यू 5 से बड़ी है, तब जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको रेज कर देंगे 1 से। प्रीसीडिंग मतलब उसके पहले वाला, यानी 9 को उड़ाना है तो 1 में 1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा, अब मैं इसको हटा करके 1 + 1 कितना होता है भाई, ये 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मैं पता है इसी एक क्वेश्चन में सारे रूल्स पढ़ा दूंगा आपको। अब फिर आप कहेंगे नहीं अब जो ये 2 है इसको उड़ा दो, तो रूल नंबर 1 चले गए, 2 इज लेस देन 5, तो उसको उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उड़ा दिया। उसके बाद वाले नंबर पे आते हैं, ये भी लेस देन 5 है तो इसको भी हम उड़ा सकते हैं। फिर हम वापस से 3 पर आ गए, देखो वहीं पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, और 3 को जब उड़ाएंगे तो 3 इज लेस देन 5, तो आंसर सेम आया कि नहीं आया। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत बड़ा नंबर है और आपने सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस का आंसर चाहिए था, तो आपने 2 के बाद तीसरे नंबर को राउंड ऑफ कर दिया और पूरा पीछे वाले नंबर को आपने राउंड ऑफ नहीं किया, तो उससे हमारा आंसर बदल जाएगा, आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो मैथ्स में ना ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं, मैथ्स और फिजिक्स में, जो कि हर सिचुएशन में काम करने चाहिए। समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि तुमने ऐसा कर दिया तो गलत कर दिया, तुम्हें अगर ये बोला जा रहा रूल के हिसाब से तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए, जो कि रूल नंबर 3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रूल नंबर 3 पढ़ने से पहले हम लोग जरा उस रूल को देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर है वो 5 लगा दूंगा, ठीक है। क्योंकि पहले दोनों रूल क्या बात कर रहे हैं, पहले दोनों रूल कह रहे हैं यार लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन। अच्छा अब तो इक्वल टू 5 आ गया, अब मुझे इसी 5 को उड़ाना है। तो कंडीशन क्या है, रूल नंबर 3 में आओ। अगर डिजिट जिसको हटाना है वो 5 है, फॉलोड बाय डिजिट अदर देन जीरोस, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। तो कह रहे हैं कि उसके बाद का जो है अगर 0 है तो ठीक है कुछ नहीं करोगे, लेकिन अदर देन 0 है तो आप क्या करोगे, इसको +1 कर दोगे। तो मतलब मान लीजिए यहां लिख दूं मैं 4, तो अब मैं 5 को उड़ाना चाहता हूं, ठीक है। इसके बाद का नंबर क्या है 4, अदर देन 0 है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, रेज कर देंगे 1 से, ठीक है। तो जैसे यहां पर देखिए ध्यान से, तो यहां पर क्या था आपका, हम 5 को राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके बाद वाला नंबर क्या है 1 है, तो हम क्या कर देंगे 16.4 बना देंगे। 3 को हमने क्या कर दिया, 3 में +1 ऐड कर दिया। क्यों, रीजन क्या था, रूल ऐसा कह रहा है। फिर यहां पर अगर हम इस 5 को हटाना चाहते हैं तो ये 5 के बाद वाला नंबर 8 है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम रेज कर देंगे 1 से, तो ये क्या हो जाएगा 6.7 बन जाएगा 6.8। तो ये तुम्हारे राउंडिंग ऑफ के रूल से। अब इसमें सारे एग्जाम्पल मैंने खुद बना दिए हैं, तो इसमें लिखे हुए जो एग्जाम्पल है उनको भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ठीक है। यहाँ देख लीजिए 7.82, 2 इज लेस देन 5 तो रिमेन्स अनचेंज 7.8, 4 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5 तो रिमेन अनचेंज 3.9 आ गया। यहाँ पर 6.877 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ +1 करो तो ये हो जाएगा 6.9। 8 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ +1 करो तो 7 बन जाएगा 8। समझ में आ रहा है, इस तरीके से। तो ये आप रूल्स के साथ एग्जांपल्स नोट करो पहले। चलिए देखिए,
तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब राउंडिंग ऑफ में आगे देखिए 2 और रूल्स पढ़ेंगे। अगर जिसको हमें ड्रॉप करना है ना, अगर वो 5 हो या 5 जो है फॉलोड बाय 0, तो प्रीसीडिंग वाले को तो अभी बता दिया अनचेन। अगर वो इवन है, इफ इट इज इवन, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ 3.250 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको अगर 5 को राउंड ऑफ करना है तो 5 के बाद का नंबर क्या है, 5 के बाद अभी रूल पढ़ के, रूल नंबर 3 पढ़े थे ना हम लोग। रूल नंबर 3 क्या कहता है, 5 के बाद 0 हो तो आप इंक्रीज कर दो ना। लेकिन इसमें एक और चीज ऐड करी गई, अगर प्रीसीडिंग नंबर इवन है तो हम ये नहीं करेंगे, हम +1 नहीं करेंगे, हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो यानी आ जाएगा 3.2, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इस वाले में, इसको अच्छे से पढ़िएगा। फिर से देखेंगे, फिर से 5 को राउंड ऑफ करना, उसके बाद 0 है, उम्मीद के हिसाब से रूल नंबर 3 के हिसाब से +1 हम करने जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि नंबर आपका इवन है इसलिए हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे। लेकिन अगर ये ऑड होता तो, जैसे कि 3.750, अब यहां पर याद रखना ये जो लास्ट के 2 रूल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बाद में 0 वाले के लिए बने हुए हैं, है ना। 5 के बाद क्या है, 0 है। तो उसमें हम चेक क्या करते हैं कि जो प्रीसीडिंग नंबर है वो इवन है या ऑड है। इवन है तो हम उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। लेकिन अगर ऑड होगा तो हम +1 कर देंगे, जैसा कि यहां हो रहा है, जैसा कि यहां हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये बात याद रखिएगा। अदर देन 0 अगर रहेगा तो रूल नंबर 3 से ही करेंगे हमेशा। अदर देन जिसमें लिखा है ना 5, लेकिन उसके बाद जो भी नंबर है वो अदर देन 0 है, तो हम प्रीसीडिंग डिजिट को क्या करेंगे, 1 से बढ़ा देंगे। लेकिन अगर 0 रहेगा तो उसके रूल्स हैं। अगर नेक्स्ट 5 के बाद का अगला नंबर 0 लिखा हुआ है तो उसमें रूल है कि उसके जो 5 के पहले का नंबर इवन है या ऑड है। अगर इवन होगा तो अनचेंज रहेगा, ऑड रहेगा तो +1 करना है। हो गया? चलिए देखिए जरा इसमें, राउंडिंग ऑफ ऑफ द फॉलोइंग टू 1 डेसिमल प्लेस, हमें 1 डेसिमल प्लेस तक ही राउंड ऑफ करना है। तो जरा हम एक एक करके सारे करते हैं क्वेश्चंस। इसके बाद ना कुछ क्वेश्चंस में सेंटेंशियल क्वेश्चन कराऊंगा, उसको करना है आपको। तो 9.48 है, हमें 8 को राउंड ऑफ करना है। तो 8 इज ग्रेटर देन 5, तो क्या हो जाएगा सर, 4 में +1 करो, आंसर क्या जाएगा 9.5 है ना, 9.5। फिर नेक्स्ट है 6.650, तो 5 को राउंड ऑफ करेंगे। 5 के बाद क्या है 0, लेकिन उसके पहले का नंबर इवन है तो आंसर क्या आ जाएगा, एज इट इज रहेगा 6.6। आगे यहां पर 16.351, तो 5 के बाद 1 है तो हमें +1 करना है, इवन ऑड से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर 5 के बाद 0 है लेकिन उसके पहले इवन है तो 4.4 रहेगा। यहां देखिए 6.750 है, तो यहां पर 5 के बाद 0 है लेकिन उसके पहले ऑड है तो +1 करना पड़ेगा। आंसर क्या आ गया 6.8। 6.7 + 1 करेंगे तो प्लस 0.1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.8। यहाँ 7.94 दिया गया है, 4 को करना है, 4 इज लेस देन 5, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अनचेंज रह जाएगा। 8 को करना है तो 8 इज ग्रेटर देन 5, तो +1 कर दीजिए, 12.8 हो जाएगा। 5 को करना है, 5 के बाद 0 है लेकिन उसके पहले ऑड है तो +1 कर दीजिए, 14.1 की जगह 14.2 आ जाएगा। 2 को करना है, 2 इज लेस देन 5, बात खत्म, 8.8 आ गया। समझ में आ रहा है? तो ये आपके प्रैक्टिस हो गई कि किस तरीके से राउंडिंग ऑफ वाले क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन क्या इसको करके आप खुश हो सकते हैं? रुकिए, आपको मैं दुखी करता हूँ थोड़ा सा। लिखिए भाई क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन लिखिए। पहले सिग्निफिकेंट फिगर कर लीजिए, फिर राउंडिंग ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है। लिखिए द लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस, द लेंथ, breadth and thickness of a metal sheet are 4.234 are
4.234 मीटर कॉमा 1.005 मीटर एंड ये हो गया लेंथ और ब्रेथ। नेक्स्ट लिखिए 2.01 सेंटीमीटर। गिव द एरिया एंड वॉल्यूम, गिव द एरिया एंड वॉल्यूम आप एक काम करो, थोड़ा सा वैल्यूज ना चेंज कर दो, इसको 4 कर दो और यहाँ पर मेक इट 2। ठीक है, तो हमें निकालना है फाइंड एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इन 3 क्योंकि मैंने अभी ना ये मैंने इसमें आंसर आपको एक तरीके का बताया, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करा है मैंने, क्योंकि बेटा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। अभी अगली क्लास में मैं आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन में सिग्निफिकेंट फिगर सिखाऊंगा, तो मैंने आपको बोल दिया कि भाई मुझे एरिया और वॉल्यूम 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए। ठीक है, ये आप बनाइए और आप इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। ठीक है, ठीक, यूज राउंडिंग ऑफ, आप राउंडिंग ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन आसान ही है, जानबूझ करके ऐसे नंबर्स दिए गए हैं जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़े, ढेर सारा मल्टीप्लाई करिए। एरिया आप निकाल सकते हैं, इसमें बहुत ही आसान है, क्यूबॉइड का अगर फॉर्मूला आता है तो आप कर सकते हैं, आपके बेसिक मेथड पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो एरिया, टोटल एरिया क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, है ना, यही तो फॉर्मूला है, तो आप ये करिए। ठीक, तो चलिए आज यहीं पर रुकते हैं, अगली क्लास में हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन में कैसे, अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसमें कैसे सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग काउंट करेंगे, कुछ रूल्स होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये आपका होमवर्क इसको करिएगा, कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछिए, ऐप पे पूछिए या फिर हमें चैनल पर कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।